CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद। मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े उनके ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोहम्मद आसिम जावेद से गुफ्तगू हुई। आसिम साहब, जब आपको एज ए डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी का चार्ज मिला तो ये तो बड़ी चैलेंजिंग पोस्ट है, क्या तासुरात थे उस वक्त? जी बेशक ये एक चैलेंजिंग जॉब है। इसमें स्पेशली जब फूड सेफ्टी के हवाले से बात की जाए तो तरह तरह के चैलेंजेस हैं और रेजिस्टेंस भी है मिलावट वाले जो माफिया है उनकी तरफ से। इसी तरह से जो स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग के हवाले से, इन हाउस कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से और आवाम में जनरल अवेयरनेस के हवाले से कि उन्होंने किस तरह का फूड कंज्यूम करना है, ये सारे जो है ना वो चैलेंजेस अपनी जगह पे मौजूद हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो चैलेंजेस हैं उनसे निमटना ही जो है वो ज़िंदगी है और वही सर्विस है। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से है, तो जब आप मुख्तलिफ़ जगहों पे आपकी पोस्टिंग रही है, कहीं डिप्टी कमिश्नर के तौर पे, कहीं एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे, तो आप जब मुख्तलिफ़ ओहदों पे थे, क्या उस वक्त अंदाज़ा था कि पंजाब फूड अथॉरिटी का कितना बड़ा स्कोप ऑफ वर्क है, या कितने चैलेंजेस हैं, ये कितना मुश्किल इदारा है, या किस किस्म के दबाव आएंगे, इसका दूर बैठ के अंदाज़ा होता है? होम में मेरी 2 पोस्टिंग्स हैं, DS प्रिजन्स के तौर पे, एडिशनल सेक्रेटरी होम के तौर पे, और एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग में रहा हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन रहा हूँ। तो ये जो वैरायटी ऑफ पोजीशंस है वो भी आपको एक तरफ तो ग्रूम करती है कि डिफरेंट सिचुएशंस को कैसे देखना है, और डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं, जैसे इंडस्ट्री है तो उसके क्या इश्यूज़ हैं, होटल इंडस्ट्री है उसके क्या इश्यूज़ हैं, इसी तरह से जो कंज्यूमर है या कस्टमर है उसके क्या इश्यूज़ हैं। तो पंजाब फूड अथॉरिटी जो है, मैं ये समझता हूँ कि शायद उस तरह से चार्ज अज्यूम करने से पहले तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब मैंने आके यहाँ पे प्रैक्टिकली काम करना शुरू किया तो वाकई ये चैलेंजिंग जॉब है। और मैं समझता हूँ कि ये एक मिशन है, यहाँ पे काम करना एक मिशन है, और मेरा और मेरी सारी टीम का मिशन यही है कि हमने फूड सेफ्टी को इंश्योर करना है। और एक और चैलेंज जो हमने अपने लिए जो है वो लिया हुआ है वो ये है कि हमने जो फूड वेस्टेज है हम उसको चैनलाइज करके फूड सिक्योरिटी की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं, विच वुड बी इंशाल्लाह अ ग्रेट पब्लिक सर्विस। बहुत अरसे बाद हमें एक ऐसे डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी नज़र आए हैं जो अमली तौर पे खुद छापों में शरीक होते हैं, जो फील्ड में निकले होते हैं, रोज़ निकले होते हैं, और हमें मार्केट से नज़र आ रहा होता है कि यहाँ DG साहब गए, इतने छापे मारे, इतने फ़ाइन किए, इतने लोगों को अरेस्ट करवाया। कौन सा जज्बा है जो आपको इधर माइल करता है, मजबूर करता है कि नहीं, मैंने सिर्फ दफ्तर बैठ के ही नहीं करना, मैंने अमली तौर पे मैदान में जाके काम करना? देखें, जज्बा तो यही है कि मैं समझता हूँ कि हमारा एक नस्बुल ऐन है पंजाब फूड अथॉरिटी का, और एक मिशन है कि हमने फूड सेफ्टी को इंश्योर करना है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मुज़र सेहत है उसको किसी भी तरीके से ह्यूमन कंजम्पशन की तरफ नहीं आने देना, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि हम रेगुलरली जो अपनी फील्ड और विजिलेंस की टीम्स हैं उनके साथ मीटिंग्स कर रहे होते हैं, उनको ये बता रहे होते हैं कि आपने किस चीज़ के ऊपर क्या एक्शन लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी जो है ना वो गर्मियों का सीज़न आ रहा है, गर्मियों के सीज़न में आपको पता है जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं वो अपना दूध कम कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दूध की एडल्ट्रेशन के ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा ये है कि बेवरेजेस की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, तो बेवरेजेस के जैली आने के चांसेस हैं। इसी तरह से जब ईद आती है या कोई इस तरह का त्यौहार आता है तो उसमें बेकरी आइटम्स और कन्फेक्शनर्स की जो आइटम्स हैं वो ज़्यादा कंज्यूम होती हैं, तो हम फिर वो उसकी सारी जो बैकवर्ड चेन होती है उस सब की जो है ना इंस्पेक्शंस करते हैं। इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, थोड़ा पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? देखिए, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और गुजरात में मेरा स्कूल जो था वो शौकत मॉडल हाई स्कूल था।
मैं मैट्रिक में अपने स्कूल का टॉपर भी था, और उस टाइम पे आपको पता है पढ़ने के साथ साथ क्रिकेट को खेलना वो एक तरह से हर बच्चे के लिए को फैंटेसाइज भी करता है कि ग्राउंड में जाके आप कुछ ना कुछ परफॉर्म करो। उसके अलावा एफएससी भी मैंने गुजरात से ही किया, और उस दौरान में भी जो है ना ज़ाहिर है ज़्यादा पढ़ना भी होता है और साथ साथ कुछ खेलना भी होता है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा टाइम था, कि स्टूडेंट भी अच्छे थे, कोशिश करते थे कि अच्छे मार्क्स लेके पास हों, लेकिन साथ साथ खेलने को भी जो है वो और अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर भी तवज्जो देते थे। घर का माहौल कैसा था? बड़ा सख्त सा था, तालीमी माहौल था, या बड़ा लिबरल सा था, आज़ादी थी? मेरे वालिद साहब जो है वो उनका माशाल्लाह हमें पढ़ाने के हवाले से उनकी बड़ी एफ़र्ट है। वो रेगुलरली हमारी जो है वो ख़ुद भी मॉनिटर कर रहे होते थे। मुझे याद है कि 3 क्लास में मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस थे और मुझे वो नहीं आ रहे थे। सर्दियों की रात थी, तकरीबन 11 बजे तक मुझे उन्होंने बिठाए रखा। जब वो मेरे क्लियर हो गए तब मुझे उन्होंने छोड़ा। तो इट मीन्स कि वो शुरू से लेकर हमारी तालीम के ऊपर उनकी तवज्जो थी, खुद मॉनिटर करते थे। वो चाहते थे कि जो है ना मेरे बच्चे अच्छी जगह पे जाएँ। वो मुझे इंजीनियर बनते हुए देखना चाहते थे, लेकिन ये ऐसा कि मैं इंजीनियर नहीं बन सका। अल्लाह ताला ने मुझे सिविल सर्विसेज में लेके आना था। बचपन में शरारती थे या खामोश तबा? मैं कहता हूँ कि मैं शरारती नहीं था। मेरे से छोटा भाई जो है वो शरारती था, और उसको ज़ाहिर है शरारती बच्चे को थोड़ी सी डांट शांट भी पड़ती है घर से। तो मैं समझता कि कंप्लाइंट जो है वो स्टूडेंट भी था, कंप्लाइंट बच्चा भी था, ताबेदार था कि मैं काम को वक्त पे करता था। अच्छे नंबर लेने की कोशिश मेरी कोशिश होती थी कि मुझे पेरेंट्स से कहीं डांट ना पड़े। और मैं ये समझता हूँ कि वो शायद शरारती जो है मेरा छोटा भाई था, और उसकी वजह से मैं ज़्यादा कंप्लाइंट हो गया कि मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स लेने हैं और पेरेंट्स की बातों को फॉलो करना है। कौन रोल मॉडल था जिससे इंस्पिरेशन ली और सीएसएस की तरफ आए? मैंने एफएससी के बाद जो है वो मैं आर्मी में चला गया। 2 साल मैंने ट्रेनिंग की। मेडिकली मुझे जो है ना चोट लगी और मैं वहाँ से मेडिकली अनफिट हो गया। उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि मैंने सीएसएस ही करना है, कि ये एक अच्छा करियर है, इसमें आप पब्लिक को सर्व कर सकते हैं। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से आ रहा था, तो मेरे जो प्लटून कमांडर हैं उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे कहा कि आप ने जो कुछ यहाँ से सीखा है, ठीक है, इसको आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। और मैं समझता हूँ कि ये खुदा ताला ने ही वो एक रास्ता मुकर्रर किया हुआ था। आपके कैरियर का कोई ऐसा नाकाबिले फरामोश वाक़या? मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 2-3 ऐसे वाक़यात हैं। मैं ये समझता हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी जो प्लेसमेंट्स हो रही होती हैं ना, वो खुदा ताला की तरफ से ही हो रही होती हैं। और मुझे 2-3 ऐसे वाक़यात याद हैं कि जब मैंने एज डीसी चन्योट एक केस का फ़ैसला किया, तो वो कम से कम 15 साल से वो केस चल रहा था। तो जो उसमें पिटिशनर थे और जो उसके अंदर रिस्पोंडेंट्स थे, वो दोनों, जब मैंने फ़ैसला कर दिया तो दोनों मेरी तरफ देख रहे थे कि फ़ैसला हो गया। कि वो इस तरह से आप ये कह लें कि रोज़ाना हर हफ्ते 15 दिन के बाद पेशी कर करके उनकी एक रूटीन बन गई होती कि शायद जो है ना वो पेशी ही जो है ना यही हल होता है, चलना है, ये पेशी ही जो है ना वो हल होता है। तो जब मैंने वो फ़ैसला अनाउंस किया, तो वो मेरे चेहरे की तरफ देख रहे थे कि ये फ़ैसला हो गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग वाक़या था। दूसरा, ये मेरी कोशिश हमेशा से रही है कि जो भी मेरे पास साइल आता है मैं उसका काम करके भेजूँ। जब आप पंजाब फूड अथॉरिटी में आए, यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा फेस किया आपने? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी को जो बड़े चैलेंजेस हैं उसके अंदर फूड अडल्ट्रेशन में सबसे पहले दूध है, उसके बाद जो है वो गोश्त है, उसके बाद बेकर्स और कन्फेक्शनर्स हैं, उसके बाद जो है वो होटल्स और मैरिजेस लॉन्स या हॉल्स हैं।
ये बिल्कुल बड़े चैलेंजेस हैं, और जब तक इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग या इंस्पेक्शन नहीं की जाए तो हम शायद फूड सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर सकते। तो हमारे ऑपरेशंस भट्टी साहब जो है वो तकरीबन 60% पिछले साल से और 2022 के मुकाबले में 100% हमने जो नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शंस हैं उनको इंक्रीज़ किया है। और ये पोर्टल जनरेटेड रिपोर्ट हैं जो कि बिल्कुल जो है वो फैक्ट्स के ऊपर मबनी है। और जो हमने फ़ाइन्स थे 2022 के मुकाबले में वो 100% इंक्रीज़ किए हैं, और 2023 के मुकाबले में तकरीबन 90% इंक्रीज़ हुए हैं फ़ाइन्स। लेकिन इसमें इतना काम है कि मैं समझता हूँ कि मुझे पर्सनली तौर पर अगर पूछा जाए कि मेरे बस में हो तो मैं अपने नंबर ऑफ़ टीम्स को ज़्यादा करके, रिसोर्सेज को ज़्यादा करके इंश्योर करूं कि 24/7 जो है वो मौजूद हो। 7 डेज़ तो हम हैं, 3 शिफ्ट में भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सा काम मज़ीद करने की भी ज़रूरत है। आपने बताया कि सज़ाएँ भी बढ़ गई, जुर्मानों की अमाउंट भी बढ़ गई, इंस्पेक्शन भी बढ़ गई। तो क्या हम इसका मतलब ये लें कि मिलावट की मिकदार बढ़ गई है, रेशो बढ़ गई है, या आपकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो आपने ज़्यादा सख्त कर दी हैं? जी देखिए, मेरा ये ख्याल है कि कार्रवाइयाँ सख्त या ज़्यादा करने का एक अपना इम्पेक्ट है। कि इसकी मिसाल ये है कि शुरू में जब हम दूध को तकरीबन 5 लाख लीटर्स जो है वो डेली पूरे पंजाब में चेक कर रहे थे, तो उस वक़्त डिस्कार्ड होने की, यानी कि जो दूध ठीक नहीं होता था उसकी रेशियो थी 2% से ज़्यादा। अब जब हमने उसकी इंस्पेक्शंस को ज़्यादा कर दिया, तकरीबन 11-12 लाख लीटर्स हम डेली दूध की चेकिंग कर रहे होते हैं, तो अब वो 0.3-0.4% पे आ गई है। तो एक तो ये है कि मिलावट उससे कम हुई है। एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं ये समझता हूँ कि जो कन्विक्शन रेट है कोर्ट्स की तरफ से वो सिर्फ 5% है, विच इज़ अलार्मिंग। हम रोज़ाना कोर्ट्स के अंदर पेशियाँ दे रहे होते हैं, कमेंट्स फाइल कर रहे होते हैं, केसेस को लड़ रहे होते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर कोर्ट्स की तरफ से कन्विक्शन उनकी हो जाए, और ये समझने की ज़रूरत है कि फूड जो है ना, फूड के हवाले से जो क्राइम है वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है। क्या हम कह सकते हैं कि पंजाब में जो भी दूध के ब्रांड दस्तयाब हैं या दूध की दुकानों पे जो दूध मिल रहा है, क्या वो बिल्कुल खालिस है? देखिए, इसमें मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि हम मुख्तलिफ जो पैकेज्ड दूध है उसकी भी सैंपल्स कर रहे होते हैं। इसी तरह से मार्केट में जो खुला दूध है जो कि डेली आता है उसकी इंस्पेक्शन भी करते हैं, और मिल्क शॉप से उसकी सैम्पलिंग भी कर रहे होते हैं। तो ये इशू तो अपनी तरफ मौजूद है कि जो पैकेज्ड है वो बेहतर है, जो खुला दूध है उसमें इश्यूज़ अपनी जगह पे मौजूद हैं जिनको हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसमें जो मैं कहता हूँ ना कि एक इंक्लूसिव अप्रोच और एक सोशल कैपिटल, मतलब सोसाइटी को खुद इस चीज़ को समझने की भी ज़रूरत है, और उस जहाँ पे इस चीज़ का पता चले कि ये दुकान ठीक नहीं थी, उसका बाइकआउट करें, ताकि उसको ये पता चले कि मैंने खालिस चीज़ देनी है। और हम जो है ना, दूध के हवाले से भी और रेस्टोरेंट्स के हवाले से भी जो है वो एक स्टार रेटिंग कर रहे हैं, का सिस्टम मुतारिफ़ करवा रहे हैं, कानून के अंदर अमेंडमेंट भी जो है वो लेके आ रहे हैं। उसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो लोग खालिस जो है वो चीज़ें दे रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए। सर, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम दूध की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आपने किसी दूध वाली दुकान को चेक किया, वो वहाँ से मिलावट पाई गई, तो अगर पंजाब फूड अथॉरिटी एक बैनर या एक स्किन उसके ऊपर सीलिंग के साथ वो पेस्ट कर दे कि उसने जितने दिन बंद रहना है, उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ रहे कि ये दुकान जो है बवजह मिलावट सील की गई है, ताकि सोसाइटी भी उसका बाइकआउट करे, क्या ऐसा मुमकिन है? जी बिल्कुल, ये हम कॉन्सेप्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये ज़रूरी है, और ऐसा करने से ही जो है ना वो इम्प्रूवमेंट आएगी। देखें, हम किसी भी इकोनॉमी के दुश्मन नहीं हैं, हमें पता है कि ये इनफॉर्मल सेक्टर है। बेसिकली खुले दूध वाला जो सेक्टर होता है उसमें यह है कि 2 भैंसों वाला बंदा भी है, 6 भैंसों वाला भी है,
और जो है ना 20 भैंसों वाला, मतलब ये ऐसा इनफॉर्मल हैं काम करने वाले लोग हैं कि जिनको बेहतर तरीके से रेगुलेट करने की और एजुकेट करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक दूध के ऊपर मिलावट है तो उसके ऊपर हमने एक लाहौर और रावलपिंडी में मिल्क की बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी का सिस्टम जो है वो हम लेके आ रहे हैं कि हर शॉप के ऊपर जाके एक बड़ा डिटेल्ड फॉर्म होगा। शॉप्स हैं, मिल्क कैरिंग व्हीकल्स हैं, इसी तरह से डेयरी फार्म्स हैं, और इसी तरह से जो मिल्क के कलेक्शन सेंटर्स हैं, इन सब के ऊपर हम जो है इनके जो है ना वो बैकवर्ड ट्रेसेबिलिटी को लेके आएंगे। इस तरीके से जब हम इसको इसके पे काम करेंगे तो हमारे पास खुद से जो है ना वो डेटा आ जाएगा कि कितना दूध जो है वो एक्चुअल में आ रहा है, एनिमल्स कितने हैं और उसके अगेंस्ट दूध जो है वो कितना वो कंज्यूम हो रहा है। तो उससे जो है ना मैं समझता हूँ कि एक सेक्टर को मज़ीद अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। जो हमने ये अभी अपना ये मिल्क सेफ्टी रजीम लॉन्च किया है उसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे वो चीज़ें थोड़ी सी मैच्योर होंगी तो वो आपसे भी शेयर करेंगे। रेस्टोरेंट्स के बारे में भी एक आम तासुर ये पाया जाता है कि पता नहीं वो हमें क्या खिला रहे हैं। कैसे आवाम को पता चले कि ये जो रेस्टोरेंट हैं ये ठीक हैं या ये नहीं ठीक? देखें, इसके हवाले से मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया था कि हम अपने जो एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट्स जो है ना लेके आ रहे हैं और उसके नीचे जो है वो रेगुलेशंस बना रहे हैं। वो रेगुलेशंस बेसिकली इसी तरह से हैं कि वो उसकी एक रिपोर्ट जो है ना वो जनरेट हम कर रहे होंगे। उसमें फ़ीडबैक आवाम की तरफ से भी आ रहा होगा, हमारे इंस्पेक्शन नोट भी मौजूद होंगे कि इसको हम जो है ना वो A+ में ग्रेड कर रहे हैं, A में ग्रेड कर रहे हैं या B में ग्रेड कर रहे हैं। तो जब A+ की तरफ हम ग्रेड कर रहे होंगे तो लोगों को इससे एक जो है ना एक वेरीफाइड वो चीज़ होगी कि इनका किचन जो है वो अच्छा है। इसके अलावा ये कि हम किचन की इंस्पेक्शन को मज़ीद बेहतर करने के हवाले से भी जो है ना कुछ अपनी वर्किंग कर रहे हैं। मे बी कि हम किसी डिजिटल मैकेनिज़्म के ज़रिए से उनकी इंस्पेक्शंस का जो है ना वो अमल लेके आएँ, तो उसके ऊपर हमारी डेलिब्रेशन चल रही हैं। बहुत ज़्यादा ये भी खबरें देखने में आती हैं कि आज मुर्दार मुर्गियों का ट्रक पकड़ा गया, आज यहाँ पे मुर्दा भैंसें पकड़ी गईं। तो जो इस तरह का जो गोश्त के बारे में जो बहुत ज़्यादा जो खौफ व हरास पाया जाता है, जो इसमें जो 2 नंबरी होती है, इसके बारे में बताएं। देखिए, उसमें एक तो अवेयरनेस और एजुकेशन, उसका भी मटेरियल हमारा कुछ दिनों तक जो है ना वो आ जाएगा। बुचर शॉप्स के हवाले से भी हम SOPs जो है वो वहाँ पे अवेज़ा कर देंगे। वो जो अवेयरनेस मटेरियल है वो खुद से कस्टमर्स को बता रहा होगा कि ये वाला गोश्त हेल्दी और ठीक है, एक चीज़। दूसरा ये है कि हमारी जो विजिलेंस और इंस्पेक्शंस की टीम्स हैं, जो ऑपरेशंस की टीम्स हैं, वो रेगुलरली इन पॉइंट्स पे जहाँ पे गोश्त की स्लॉटरिंग हो रही होती है, एनिमल्स की स्लॉटरिंग हो रही होती है, उनको भी देख रहे हैं। और तीसरी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिल के इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि जिस भी जानवर ने ज़िबा होना है उसका गोश्त जो है वो हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक हो, वो जानवर सेहतमंद हो, वो लागर या बीमार ना हो। और तीसरी उसकी साइड वो ये है कि अगर ऐसा कोई भी क्राइम है तो उसके ऊपर FIR है और उसके ऊपर हम जो है ना पुलिस ऑफिसर्स को भी कहते हैं कि आप इसकी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन ठीक करें। इनको जो है ना वो फ्री किसी भी तरीके से नहीं जाना चाहिए। कि आप क्या समझते हैं कि गोश्त में किस हद तक आमेज़िश है मुर्दार जानवरों की या बीमार या लागर जानवरों की? गोश्त किस हद तक सेफ़ है और किस हद तक उसमें मिलावट या ख़राबी पाई जाती है? जो मिलावट वाले लोग हैं उनकी कोशिश ये होती है कि रात के अंधेरे में या किसी इस तरह से ऐसे टाइम में जिसमें जो है ना अदरवाइज़ फूड सेफ्टी की टीम्स जो है वो रेस्ट पे होती हैं, उस टाइम में जो है ना वो कार्रवाई की जाए। लेकिन हमारी विजिलेंस भी काम कर रही होती है। हमारा टोल फ्री नंबर 1223 है। हम पुलिस की स्पेशल ब्रांच से भी जो है वो राब्ते में होते हैं
और हम बहुत से ऐसे जो ओपिनियन लीडर्स हैं, मीडिया में भी हमारे दोस्त हैं, उनसे भी राब्ते में होते हैं कि हमें इंडिकेट करें कि कहीं पे इस तरह का कोई इशू तो नहीं हो रहा। मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में जो दूध जो गोश्त आता है वो कम से कम 70 to 80% ठीक होता है, वो एफर्ट्स करने के बाद। ये जो ब्रॉयलर मुर्गी है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा शकूक व शुबात पाए जाते हैं कि इसकी फीड ठीक नहीं है, इसमें जो मुर्दार जानवरों की चर्बी भी बाज़ जगहों पे लोग कहते हैं कि पाई जाती है, या उसमें उसकी फीड में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो हलाल नहीं है, और इनको हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स का भी बहुत ज़्यादा सुनने में आता है, या इनकी वैक्सीनेशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या कोई स्टीरॉयड या हार्मोन्स दिए जाते हैं। तो क्या इस एंगल से भी पंजाब फूड अथॉरिटी इन मुर्गियों को, ब्रॉयलर को चेक करती है, और ये किस हद तक सेफ़ है हमारे लिए? देखिए, इसमें दो अहम चीज़ें हैं। पहली अहम चीज़ तो ये है कि उस ब्रॉयलर चूज़े से लेकर उसके मार्केट तक आने में लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का काम है। हम ये चाहते हैं कि हम जो पोल्ट्री फार्म है उसकी जॉइंट इंस्पेक्शन किया करें, ताकि अगर किसी भी स्टेज पे बीमारी आ गई है तो उसको किस तरह से तदारक किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि उसको, उसकी जो फीड है उसको भी रेगुलेट जो है वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट करता है। उस पे भी मुशावरत करने की ज़रूरत है कि फ़ीड में कोई ऐसी चीज़ तो शामिल नहीं है कि जो नॉन हलाल है, और अगर ऐसी चीज़ शामिल है तो उसको हलाल आइटम से रिप्लेस करने की ज़रूरत है। और ये मेरा ख्याल है कि एक कोलैबोरेटिव जो एफ़र्ट होगी, जिसमें लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट और पंजाब फूड अथॉरिटी अगर इसमें जॉइंटली काम करेंगे तो वो एक तो उस पोल्ट्री की हेल्थ भी अच्छी होगी, जो स्टॉक आ रहा है पोल्ट्री का, चिकन जो आ रहा है उसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, और अगर कहीं पे भी नॉन हलाल का शुबा मौजूद है, शाइबा मौजूद है, तो उसको वहीं पे जो है वो डू अवे विद, या उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपका क्या ख्याल है कि ये कुल्ली इख्तियार पंजाब फूड अथॉरिटी के पास नहीं होना चाहिए? की बात बिल्कुल सही है कि ये हमारे ऊपर आपका, ओपिनियन लीडर्स का और सीएम साहिबा का, आवाम का हमारे ऊपर ट्रस्ट मौजूद है। तो जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो अपना काम करें, उनके साथ एक जो सेक्शन है उसको जो है वो मीट सेफ्टी के ऊपर लगा दिया जाए, और उसको अगर हमारे साथ एसोसिएट कर दिया जाए तो वो उनकी जानवरों की हेल्थ से लेकर, बेशक वो पोल्ट्री है, छोटा जानवर है, बड़ा जानवर है, उसकी हेल्थ से लेकर उसके बुचर होने तक, उसके स्लॉटर होने तक जो है वो उसको देखें, और उसके बाद जो है वो फूड्स अथॉरिटी के अपने जो ऑफिसर्स हैं या फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं वो उसको उसकी इंस्पेक्शन करके उसको मार्केट में आ जाएं। ये बिल्कुल एंड टू एंड सोल्यूशन होना चाहिए। इसी तरह से एग्रीकल्चर के साथ मिलके भी हमारी जॉइंट टीम हो सकती है कि जो फार्म से जब कोई भी सब्ज़ी आती है, कोई भी फूड आइटम आती है, तो उस वक़्त उसकी हेल्थ को देखे, और उसके बाद जब वो मार्केट में आए तो उसकी जो प्रोसेसिंग है या उसकी कुकिंग वाली साइड है उसको तो फूड अथॉरिटी देख रही होती है। जो फ्लोर मिल्स हैं जहाँ आटा बनता है, जो हर घर में इस्तेमाल हो, क्या उनको चेक करने का इख्तियार भी पंजाब फूड अथॉरिटी के पास है? वही सब, ये एक अलमिया है कि वो हमारे पास इख्तियार नहीं है। अब जो है ना, बिल्कुल ओपन बात करूँगा, फ्रैंक बात करूँगा कि वो फूड डायरेक्टोरेट के पास पुराने फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो सिर्फ उसकी मॉइस्चर चेक कर सकते हैं। बड़े फ्रैंक तरीके से बता रहा हूँ कि वो मॉइस्चर के अलावा कुछ भी चेक नहीं कर सकते। हम जो आटे के सैंपल्स करते हैं, हम उसमें 6 चीज़ें चेक करते हैं। उसमें मॉइस्चर भी है, उसके अंदर उसकी जो है वो हम ग्लूटिन भी चेक कर रहे होते हैं, उसके अंदर उसकी एसिड वैल्यू भी चेक कर रहे होते हैं, और इसी तरह से हम साइंटिफिकली उसको देख रहे होते हैं। एक आटे का एक टेस्ट करने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो एक वो बंदा है जिसने वो जो है ना वो एक मीटर पकड़ा हुआ है और उसने 2 मिनट में चेक कर लिया कि ये फूड ठीक है। तो क्या हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम आटे की जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करें? क्या उसके अंदर से कितना मैदा निकाला जा रहा है, कितनी सूजी निकाली जा रही है, क्या वो फोर्टिफाइड है या नहीं है?
और जो फोर्टिफिकेशन उसकी की क्लेम करते हैं, वो जो आटा अदरवाइज़ आपको जो है ना 1200 रुपये का मिल रहा है, वो 2000 का दे रहे होते हैं 10 kg का बैग कि ये फोर्टिफाइड है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर भी जो है ना वो काम करने की ज़रूरत है। क्या हमें, जब हम सब आटे को इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ये जो नौमौलूद बच्चे हैं जिनको मुख्तलिफ डॉक्टर्स डब्बे वाला दूध रिकमेंड कर देते हैं, हालांकि उस डब्बे के ऊपर खुद लिखा हुआ है कि वो दूध नहीं है, तो क्या वो दूध बच्चों के लिए ठीक है? इस पर रोशनी डालिए। ये दूध नहीं है, ये एक तरह से जो है वो मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स का एक मिक्सचर है जिसको बच्चे को दे दिया जाता है और लगता है कि जी बच्चा सेहतमंद हो जाएगा। बच्चे ने सेहतमंद नहीं होना। किड्स के हवाले से ईट हेल्दी किड्स कैंपेन स्टार्ट हमने की हुई है। उसमें हम एक दिन न्यूट्रिशन डे के तौर पर तमाम स्कूलों में सेलिब्रेट करते हैं, और जो गर्ल्स हैं, स्कूल गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स, यूनिवर्सिटी गर्ल्स, और इसी तरह से जो यंग मदर्स हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर भी हम इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जो है ईट हेल्दी वीमेन कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें उनको हम प्रॉपर गाइड करेंगे, और इंशाल्लाह अगले 3 माह के अंदर हम तमाम एज ग्रुप्स में, जिनमें बच्चे शामिल हैं, जिनमें एडोलेसेंट गर्ल्स शामिल हैं, यंग मदर्स शामिल हैं, ओल्ड एज ख़वातीन हैं, इसी तरह से जो एडोलेसेंट बॉयज़ हैं, मेल्स हैं, और ओल्ड जो हमारे मेल्स हैं, उन सब के लिए ये 7-8 जो एज ग्रुप डिफरेंट आते हैं, उन सब के लिए, और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ आम बीमारियों का शिकार हैं, उन सब के लिए हम एक डाइट प्लान जो है वो अगले 3 माह के अंदर इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। और इंशाल्लाह वो साइंटिफिक होगा, वो वेल रिसर्च होगा, और अगर उसके ऊपर अमल किया जाए हम उसको हर तरह से प्रोजेक्ट करेंगे। मीडिया हाउसेस के अंदर जाके भी बताएंगे, इसी तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो है कि मदद से, आप जैसे दोस्तों की मदद से उसको दिखाएंगे, और गुजारिश करेंगे कि अगर इस चीज़ों को अपनाया जाता है तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ भी जो है वो हेल्दी होगी, और अल्लाह के फजल से वो एक लंबे अरसे तक चलेगी। कुकिंग ऑयल या बनास्पति घी, इनमें से बेहतर कौन सा है? क्या इस्तेमाल करना चाहिए आम कंज्यूमर को? देखें, कुकिंग ऑयल जो है वो बनास्पति घी से बेहतर होता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें फिर आपकी अपनी चॉइसेस हैं कि आप ऑलिव को बेहतर समझते हैं, आप कैनोला को बेहतर समझते हैं, जो आपको सूट करता है। आपको जिसमें जो है वो ट्रांस फैट्स कम होती हैं वो कुकिंग ऑयल होता है, और एक तो कुकिंग ऑयल को प्रेफर करना चाहिए बनास्पति घी के ऊपर, और दूसरा ये है कि आप बेशक बनास्पति घी इस्तेमाल करें या कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, जितना इस्तेमाल करें उसको कम अज़ कम जो है ना अपने बच्चों की जो फ्यूचर के लिए और अपनी लंबी सेहत के लिए कम से कम उसको आधा कर दें। एक ही जस्ट मैं आज एक ही मैसेज दूंगा कि अगर आप मेरी बहनें भी सुन रही होंगी, कि माएँ भी सुन रही होंगी, बुज़ुर्ग भी सुन रहे होंगे, जो कुक्स हैं वो भी इस बात को, जितना आप ऑयल अगर 2 चम्मच डालते हैं ना, 1 चम्मच कर दें। आप देखेंगे कि आपका जो है ना वो आप खुद से अपने जो है ना इंटरनली अपने बॉडी में उसका एक अच्छा मुस्बत असर महसूस करेंगे। जुर्माना भी मैक्सिमम करें, और क्योंकि ये मिलावट कर रहे हैं FIR भी इनके ऊपर करें। गुजरांवाला के लिए ऑफिस से रवाना हुए। आसिम साहब, आप बात कर रहे थे कि फूड वेस्टेज को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इससे कोई हम एनर्जी ले सकते हैं, इससे कोई फ़ायदा उठा सकते हैं, वो कैसे फ़ायदा उठाएं? देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपने जो है ना वो मुझसे पूछी है। ये फूड वेस्टेज जो है ना, इसके ऊपर बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी जजमेंट है जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। इसमें इस तरह से हुआ कि जस्टिस जवाद हसन साहब हमारे बड़े मशहूर जस्टिस हैं, उनकी जो है ना एक जजमेंट एक रिट पिटिशन में उन्होंने की। वो रिट पिटिशन भी इसी तरह से थी कि फूड सिक्योरिटी जो है वो एक आर्टिकल उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको गारंटी करता है, और जो फूड की वेस्टेज है उसको चैनलाइज किया जाए इनटू फूड सिक्योरिटी। उस जजमेंट के तहत जो
है वो पंजाब फूड अथॉरिटी को पाबंद किया गया और हमने उस पे डिस्पोजल ऑफ एक्सेस फूड रेगुलेशंस 2019 में बनाई। अब वो दुनिया की वाहिद जजमेंट है जो इस टॉपिक के ऊपर है। पूरे यूरोप के अंदर वो रिपोर्ट हुई, पूरे अमेरिका के अंदर रिपोर्ट हुई, और थोड़े दिन पहले हार्वर्ड स्कूल ऑफ लॉ के अंदर उसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें हमारे जो दोनों बैरिस्टर्स उसमें पिटिशनर्स थे, उन्होंने जाके उसके जो मेन फीचर्स थे उनको भी एक्सप्लेन किया, उनका जो मकसद था उसको भी एक्सप्लेन किया, और जस्टिस साहब ने भी अपना उसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैं भी पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से उसमें जो है ना ऑनलाइन शिरकत की। कई बार हम देखते हैं कि कई मौसम ऐसे होते हैं कि जब टमाटर की शॉर्टेज हो जाती है और टमाटर बड़ा महंगा हो जाता है, 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो में भी टमाटर नहीं मिलता। लेकिन जो केचप होती है, जो टमाटो केचप है, उसका रेट वही रहता है। तो इससे हम लोगों को, आम लोगों को ये शक गुजरता है कि क्या वाकई इस टमाटो केचप में टमाटर हैं भी या नहीं। क्या कहते हैं आप इसमें? देखिए, केचप जो है वो जो फूड को समझने वाले हैं उसको रेकमेंड नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि केचप के अंदर जो है ना वो पेस्ट होता है, और वो पेस्ट भी बहुत थोड़ा होता है, उसमें अदरवाइज दूसरे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक चीज़। दूसरा ये है कि केचप से बेहतर है कि आप घर में कोई सॉस बना लें और उससे आप अपनी वो जो भी चीज़ के साथ उसको खाना चाह रहे हैं वो उस तरह से उसको ले लें। तो केचप जो है वो एक तो रेकमेंडेड नहीं है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा ये है कि केचप में हमारी मार्केट में इश्यूज भी हैं। कल हमने तकरीबन 500 किलोग्राम के करीब एक जगह से केचप पकड़ा है, जो कि उसमें आर्टिफिशियल कलर्स थे, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स थे, बहुत सी एक्सपायर्ड आइटम्स थी, और उसने जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके जो है ना मिस ब्रांडिंग भी जो है ना वो की हुई थी। तो इस तरह के इश्यूज हमें जो है ना वो हम खुद भी देख रहे होते हैं। तो मैं यही आपके तवज्जो से कहना चाहूँगा कि एक तो इसका इस्तेमाल कम करें, और दूसरा उसकी एक्सपायरी को भी अच्छे तरीके से देख लें, और तीसरा ऐसे तमाम लोगों के ऊपर नज़र रखें कि जो मिलावट का कारोबार करके हमें मुज़र सेहत चीज़ें खिला रहे हैं। उस हवाले से जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि 1223 हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर हमें इत्तला करें। ये जो कल हमने केचप की एक फैक्ट्री पकड़ी थी, वो भी एक हमें एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी एक शहरी की तरफ से, एक जिम्मेदार शहरी की तरफ से, और उसको हमने एड्रेस किया और लोगों को मुज़र सेहत केचप से बचाया। मार्केट में अशिया का मियार चेक किया, नाकस सफाई और गैर मियारी हिफ्ज़ाने सेहत की वजह से जुर्माने आयद किए और प्रेमिसेस को सील किया। जाली हल्दी की एक बड़ी खेप पकड़ी और उसे मौके पर ही तलफ करने के अहकामात जारी किए। जी, यहाँ पे जो है ना तकरीबन 1000 किलोग्राम के करीब मुख्तलिफ जो है वो मिलावटी अशिया, जिनके अंदर हल्दी भी शामिल है, तकरीबन 250 किलोग्राम के करीब हल्दी है, 200 किलोग्राम के करीब जो अडल्ट्रेंट है, जो कि फाक है बेसिकली जानवरों को खिलाने वाली, वो भी हल्दी के अंदर शामिल करके ये लोग खिला रहे हैं। और उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की मिक्सिंग करने वाली चीज़ें हैं, जिनको ये कह रहे हैं कि ये हम वापसी का मटेरियल है। 1000 किलोग्राम के करीब जो है ना ये सारा का सारा अडल्ट्रेटेड जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं। इनको जो है ना जुर्माना भी मैक्सिमम करें, उसके अलावा इनको जो है ना ये सारा मटेरियल डिस्कार्ड करें, और क्योंकि ये मिलावट कर रहे हैं FIR भी इनके ऊपर करें, और इनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। मिलावट वालों के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। सारी मार्केट जो है वो हमें इंडिकेट करेंगे कोई गलत काम कर रहा है। तो ये जो अंतड़ियों से नगेट्स बना रहे थे, बी ग्रेड मटेरियल होता है जिसमें बैड फैट्स होती हैं और अंतड़ियाँ भी शामिल होती हैं, तो उसी से उन्होंने प्रोसेस करके उसको जो है ना कबाब और नगेट्स बना रहे थे।
डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस सरदार आसिफ डोगर भी गुफ्तगू में शरीक हुए। आसिम साहब, आपने इतने रेड किए, बहुत सी चीजें बनती देखी, कौन सी ऐसी जगह थी जहां हालात देखकर आप परेशान हो गए कि ये किन हालात में क्या बना रहे हैं, क्या खिला रहे हैं? बट साहब, मैंने दो ऐसी जगह देखी। शुरू में शाम के भटियां वाली साइड पे एक चिकन प्रोसेसिंग यूनिट था। वहाँ पे वो चिकन को ज़िबा भी करते थे और उसके बाद उसको मुख्तलिफ मशहूर मार्ट्स को सप्लाई करते थे। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे एंटर हुए तो ऐसे था कि इतनी अनहाइजीनिक कंडीशंस थी कि जैसे वॉमिट आ रहा है। ओहो। और सर में दर्द शुरू हो गया। उसके बाद जब हमने मुख्तलिफ जगहों का वहाँ पे मुआयना किया तो वहाँ पर तकरीबन 1500 किलोग्राम के करीब जो है फंगस ज़दा जो है वो गोश्त था और वो पैक्ड हालत में पड़ा हुआ था। उसने जाके जो है ना वो मुख्तलिफ मार्ट्स को सप्लाई होना था। तो वो बड़ा ही शॉकिंग था, बड़ा ही जो है ना वो एक तरह से परेशान कुन था कि इस तरह की चीज़ें लोग जो हैं वो खिला रहे हैं। हमने उनके ऊपर FIR दिया। कुछ दिन पहले हम एक जो है ना फूड पॉइंट के ऊपर गए। वहाँ पे वो जो बैड फैट्स होती हैं जिसमें अंतड़ियाँ भी शामिल होती हैं, वो B ग्रेड बेसिकली फ़ैट्स होती हैं जिनको एनिमल फीड में इस्तेमाल किया जाता है। तो उससे वो नगेट्स बना रहे थे, उससे वो कबाब बना रहे थे। वहाँ पे भी इस तरह की हालत थी कि जो है ना वॉमिट आ रही थी और इतनी अनहाइजीनिक कंडीशंस थी कि ये दो ऐसे वाक़यात हैं कि बिल्कुल मेरे जहन में वो नक्श हो गए हैं। ऐसे लगता है कि जैसे ये ऐसे जो है ना इंसान दुश्मन अनासर थे वो काम करने वाले कि अगर कोई बच्चा उसको खा रहा होगा तो क्या उस बच्चे की हेल्थ बेहतर होगी? वो तो मौत का कारोबार करने वाले लोग हैं। हमने उसके ऊपर भी FIR दी और उसके बाद उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया कि ये शख्स जो है वो काम करने के काबिल नहीं है। तो मैं जो है ना ये ऐसे परेशान कुन वाक़यात हैं और ऐसे लोग मौजूद हैं। ये काली भेड़ें हैं इस सेक्टर की और इन काली भेड़ों को जो है ना वो कोई हमें जो है ना इनके लिए माफ़ी नहीं होनी चाहिए, किसी भी फोरम के ऊपर उनके लिए माफ़ी नहीं होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा जो है ना वो मिलनी चाहिए। ये जो अंतड़ियों से नगेट्स बना रहे थे, नगेट्स तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो अंतड़ियाँ चिकन की थी, मटन की थी, किन हालात में पड़ी हुई थी जिससे नगेट्स बना रहे थे ये लोग? देखिए वो जो है ना B ग्रेड मटेरियल होता है जिसमें बैड फैट्स होती हैं और अंतड़ियाँ भी शामिल होती हैं। अब वो अंतड़ियाँ जो थीं वो भी उस B ग्रेड मटेरियल के अंदर शामिल थीं जिसने एनिमल फीड के लिए जाना था। उससे एनिमल फीड बनता है, पोल्ट्री का फीड बनता है। तो उसी से उन्होंने प्रोसेस करके उसको जो है ना कबाब और नगेट्स बना रहे थे और उस जगह के ऊपर जो है ना वो मक्खियाँ थीं, वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वहाँ पे जो है ना ऐसे था कि जैसे नौजिया हो रहा है, आपको वॉमिट वाली कंडीशन आ रही है और जिस ऑयल में वो प्रोसेस कर रहे थे वो भी यूज्ड कुकिंग ऑयल था और वो भी जो है ना उसकी वो भी अनहाइजेनिक होता है, अनसेफ होता है। सर, ये जो अंतड़ियाँ हैं जो आपने वहाँ पे देखी, ये वो वाली अंतड़ियाँ हैं, वो आलाइशें हैं जो पोल्ट्री की जो रात को गाड़ी जाती है वापस मुख्तलिफ पोल्ट्री की आउटलेट से, जो उनकी अंतड़ियाँ पर और पंजे वगैरह लेके वापस जाती है, जिसके जो आपके इशारे पे आप खड़े हों तो आपके साथ वो गाड़ी खड़ी हो जाए तो आप सांस नहीं ले सकते। ये उन अंतड़ियों से ये बना रहे थे ये? जी बिल्कुल, ऐसे वो इंसान दुश्मन लोग थे कि वो उन अंतड़ियों से और उन बैड फैट्स से, वो बैड फैट्स जो हैं वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। उन्होंने शायद इंसान को भी जो है वो जानवर समझ लिया हुआ है इस तरह के लोगों ने, और वो देख के तो बिल्कुल जो है ना एक तरह से दुख हो रहा था कि हमारे मुआशरे में ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं, ऐसे समाज दुश्मन अनासर मौजूद हैं। अगर किसी को आपको किसी से दुश्मनी है, मेरे से दुश्मनी है तो मुझे मारते हैं, दैन सो व्हाट, दुनिया में कत्ल होते रहते हैं। लेकिन आप सोसाइटी एट लार्ज को एक स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए से जो है ना वो कत्ल कर रहे हैं। ये समाज दुश्मन अनासर हैं। कोर्ट्स को भी इस हवाले से जो है ना वो इस बात को ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा कोई केस आता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दें ताकि बाकी लोगों के लिए वो निशान इबरत बने। हाँ, आसिफ डोगर साहब,
आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के, और पूरे पंजाब में जो फूड के छापे मारे जाते हैं वो आपकी टीमें छापे मारती। आपके इल्म में तो बहुत से ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसा बताएं कि क्या देखा, देख के इतबार ही उठ गया खाने से। भट्टी साहब फैसलाबाद में बड़ा एक तकलीफ़ दे था, हमने वहाँ पे जाली काली मिर्च जो है ना वो पकड़ी, बड़ी कसीर तादाद में। वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना रहे थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस से? प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसके गोल दाने बना के फिर उसको ब्लैक कलर से पेंट करके तो ये मार्केट में दे रहे थे। वो 6 से 7 यूनिट हमने पकड़े। 6 से 7 फैक्ट्रियाँ थी? 6 से 7 यूनिट हमने पकड़े, पूरा ऑपरेशन किया फिर पूरे शहर में। तो FIRs दी, वो बंदे पकड़े, तो वो बड़ा तकलीफ़ दे, मतलब वो चीज़ खाने के लिए है नहीं है। हाँ, ये अलमिया है इस मुआशरे का ना। एक ये बड़ा था मेरे लिए। दूसरा, रिसेंटली हमने लाहौर बंद रोड पे एक मायोनीज़ का यूनिट पकड़ा। अच्छा, उसमें कुछ 6000 kg मायोनीज़ हमने। 6000 किलो? 6000 kg। डी साहब भी साथ थे। उसमें उन्होंने स्टार्च से और इस तरह की बाकी नॉन फूड ग्रेड जो मटेरियल्स हैं उनसे वो चीज़ें बना रहे थे, ये मायोनीज़, और वो खुले टब्बों में पड़ी हुई थी और मुख्तलिफ ब्रांड्स में पैकिंग कर रहे थे। ब्रांड्स आपके जो मेन मशहूर ब्रांड्स होते हैं, तो वहाँ से भी बंदे पकड़े, उनको अरेस्ट भी किया और फिर FIRs भी दी। तो इस सेक्टर में चैलेंजेस बहुत हैं। माया से मुसलसल एक जंग है, ये शर की और खैर की। भट्टी साहब, ये खैर की और शर की मुसलसल जंग है जिस पे हम लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह हमारी तरफ से, फूड अथॉरिटी की तरफ से, हमारी टीमें 24/7 पूरे पंजाब में काम कर रही हैं। अवाम-उन-नास से अपील है कि हमारा साथ दें, हमारी हेल्पलाइन पे हमें इन्फॉर्म करें, और हमें जिस मोहल्ले में, गली में कोई इस तरह का कारोबार हो रहा हो हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम एक्शन करें। अल्लाह पाक आपको इस्तकामत दे। आप लोग, पंजाब फूड अथॉरिटी हमारी सेहत की ज़ामन है। आप लोग हैं तो हम लोग सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम ना सिर्फ हम, बल्कि जो आपको देख रहे हैं, ये सब आवाम आपको दुआएं भी दे रहे हैं और आपका साथ भी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।